अब इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो इसराइल पनिश कर रहा है पैलेस्टाइन पीपल को भी, और हमास के साथ उसकी लड़ाई जारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसराइल के माइंड में ये है कि पैलेस्टाइन के लोग भी हमास के साथ ही है, तो उनको भी पनिश किया जाए। या इसराइल के लोग, अगर इसराइल गवर्नमेंट ये समझती है कि जिस तरह से हमास ने इजरायली लोगों के साथ व्यवहार किया, जो लास्ट इंसिडेंट में हुआ जुलाई महीने में या कौन से कुछ महीने में हुआ, तो चलो हम भी उनके साथ ऐसा ही करते हैं और उनके वो हाल कर देंगे कि सदियों तो तक वो याद रखे। तो मुझे पता नहीं है कि इजराइल गवर्नमेंट का आगे का कंटेम्पलेशन क्या है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इजराइल अब जो पुराना वेस्ट बैंक वाला और जो ये जो सेपरेट लैंड उनको दी है उसको क्या कहते हैं, हमास को, और यानी कि पैलेस्टाइन लोगों को गाजा स्ट्रिप, तो चलो ये दोनों पर फिर उसको उसका हक कर देंगे कम्प्लीटली। इजराइल पैलेस्टाइन पे भरोसा नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने उनको बात कर रखा हुआ है। ना वो लोग इजिप्ट की साइड पर जा सकते हैं और ना ये लोगों को यहाँ पर है इनकी फ्रीडम बीच तक की, लेकिन कोई ज़्यादा उनको बाय सी कोई बड़ा व्यवहार करने की नहीं दी है। अब अगर पैलेस्टाइन ये समझता है कि भाई इजराइल यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इजराइल के लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और ये हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल के लोग जो है वो सेटलर्स हैं, जूइश पीपल, और ये उनकी लैंड है। लेकिन ये पैलेस्टाइन के लोग भी वहाँ पे रहते थे और ये लोग वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि दोनों को साथ में मिलकर ही जीना है। अगर आप ये समझते हो कि आपको इजराइल के लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, तो क्या आप लोग इजराइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? इजराइल काफ़ी ताकतवर कंट्री बन गया है, और अगर आप डिस्ट्रॉय करना चाहते भी हो तो काफ़ी मुस्लिम कंट्री जो इजराइल पर हमला करेगा, वो कंट्रीज भी सेफ और सिक्योर नहीं रहेंगे। डिस्ट्रक्शन वाइड स्प्रेड होगा, एक्सटेंसिव होगा। ये हमें ये बात को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट रखते ही हो, तो पहली बात तो ये कि पूरे रीजन में शांति नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि इजराइल ताकतवर होने के साथ साथ ये आपको ज़्यादा अमाउंट में मार सकता है, ज़्यादा तादाद में मार सकता है। और दूसरी बात कि इजराइल के लोगों को भी शांति नहीं है। शादी का माहौल है और एकदम से सायरन बजने लगता है और रॉकेट आते हैं और फिर इधर से जेट फ्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हिजबुल्ला है, पैलेस्टाइन हमास है, होती है, इनके पास कोई फाइटर जेट्स तो है नहीं कि वो उड़ा सके। तो यह है कि आप किस तरह से इजराइल के सामने लड़ना चाहते हो, क्योंकि इजराइल के पास पहले प्रिसीजन वेपन्स है। इजराइल एक्सपोर्टर है वेपन्स के, इंडिया खुद बाय कर रहा है। तो इजराइल के पास 80 तो न्यूक्लियर बम वैसे ही है ऑफिशियल। आज इजराइल वर्ल्ड के लिए एक फाइटिंग फोर्स में थ्रेट बन गई है। इजराइल की एक लिमिटेशन ये है कि इजराइल का स्मॉलर पॉपुलेशन है और स्मॉलर लैंड है। ये इसके लिए खतरा साबित हो सकती है अगर 1, 2, 3 न्यूक्लियर बॉम्ब गिर भी गए तो। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, और इजराइल इसके पहले रिएक्ट भी करेगा। इजराइल सेफ कंट्री नहीं है, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कितना अच्छा उसका एरियल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इजराइल कम्प्लीटली सेफ नहीं है। इजराइल के सर पर डर है, चाहे वो किसी युद्ध में जीत भी रहा है। लेकिन अगर वाइड स्प्रेड वॉर होती है तो ये 1967 वाली वॉर नहीं होगी,
जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 वॉर थी, 65 में भी थी, पाकिस्तान हार भी गया, लेकिन अब पाकिस्तान 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। या इंडिया चाइना के सामने हार गया था, तो इंडिया 1962 वाला इंडिया नहीं है। अब काफ़ी इक्वेशन चेंज हो गए हैं। तो ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि लड़ाई जीतने की बात नहीं है, अब डिस्ट्रक्शन है। हारने की बात पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और वो न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उस जमाने में जब जापान पे 2 न्यूक्लियर गिरे, तो ये सिर्फ 2 ही गिरे, इसके बाद तो तीसरा था ही नहीं। और एक ही कंट्री था जिसने ये बनाया था 1945 में। कहने का मतलब ये है कि अब वो जमाना नहीं है कि भाई एक ही कंट्री के पास था और वो भी 2। अब सिचुएशन ये बन गई है कि सभी कंट्री के पास है। देखिए, सभी का मतलब कि अब ईरान भी ऑलमोस्ट अगर उसके पास है तो भी कोई पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, रशिया और जो 4 कंट्री तो है ही, फ्रांस, जर्मनी ने बनाया कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है, इटली और जर्मनी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो तो काफ़ी एडवांस कंट्रीज़ है, उनको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टर्की के पास है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वाइड स्प्रेड होगा। इज़राइल को मैं ये समझता हूँ कि कुछ थोड़ा वो लिबरल होना चाहिए लोगों के साथ, प्यार मोहब्बत से, जैसे कि अभी उन्होंने जो व्यवहार किया पैलेस्टाइन के लोगों के साथ। 40,000 के अंदर के लोग एक्सपायर मर गए हैं। तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पहले स्क्रीन आउट करना शुरू कर देता। राफा बॉर्डर या कौन सी बॉर्डर है वहाँ से स्क्रीन आउट करना चालू कर देता, और जो निर्दोष पैलेस्टाइनियंस हैं इनको मैं किसी भी सूरत में, चाहे 2 मिलियन क्यों ना हो, इनको मैं पूरे इसराइल के अंदर लेके आता स्क्रीन आउट करके। तब तक डिफेंसिव मोड में रहता ताकि उनको कोई ज़्यादा नुकसान ना होता। इसके बाद इनको लड़ाई छेड़ने से पहले बता देना चाहिए कि आप निकल जाओ यहाँ से, वरना एरियल बॉम्बार्डमेंट होगा, पूरा एरिया ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं निकलते हो तो फिर हम वॉर शुरू करेंगे, लेकिन आपको हम डेडलाइन देते हैं, आप यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पैलेस्टाइनियन पीपल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमास जो उसकी ब्रांच है, जो उस पैलेस्टाइन में से हुई है, वो उसका प्रॉब्लम है। क्योंकि वो लोग शांत होकर तो बैठने वाले नहीं है, कितना भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और ईरान जो है, ईरान को ये बात मंजूर नहीं है, चाहे वो शिया कंट्री क्यों ना हो। और ईरान बहुत ही स्मार्ट है और वो हिजबुल्लाह के साथ काम कर रहा है। हिजबुल्लाह भी काफ़ी ताकतवर है। अगर हिजबुल्लाह बार बार हमला करता है तो फिर एक वाइड स्प्रेड वार्निंग इश्यू करनी पड़ेगी कि भाई देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा और बार बार ये रॉकेट फायर होते रहे, या तो आप बहुत ही एक्टिव हो वॉर में, तो फिर 2-2 हाथ हो जाए। लेकिन क्योंकि लेबनान एक ऐसा अटैच कंट्री है कि ये इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है या अगर आएगा तो इजराइल खतरे में है। और अगर इजराइल न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर काफ़ी तादाद में कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल कर दिया, जैसे कि 15-20 हज़ार मिसाइल या रॉकेट्स, तो इजराइल को खतरा ही खतरा है। और मेरा पर्टिकुलर स्टैंड ये है कि वर्ल्ड में एक ही ज्यूइश कंट्री है और ये भी छोटा लैंड है, और उसमें भी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप तो उसके हाथ में है नहीं। तो उनको जीने दो, ज्यूइश लोगों को जीने दो, लेट देम लिव एंड लेट देम लिव पीसफुली। और आप वन ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी कितने स्टेट्स से लोग मिलजुल के रहते हैं, इंडिया में भी लोग मिलजुल के रहते हैं, तो मिलजुल के रहने में ही मज़ा है। कनाडा में भी देखिए कि फ्रेंच और ये जो कैनेडियंस है, ऊपर फ्रांस है, फ्रेंच लैंग्वेज है, नीचे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये लोग भी मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहने में मज़ा है। अगर आप कॉन्स्टेंटली वायलेंट रहोगे, मिलिटेंट रहोगे, डिस्ट्रक्टिव रहोगे, तो ये है कि नुकसान तो आपको भी है।
इसराइल की पॉलिसी ये है कि वो सिर्फ रिटेलिएट करता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सटेंसिवली रिटेलिएट करता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे कि अभी हुती ने एक बंदे को मारा मान लो, तो इसराइल ने ज़बरदस्त रिटेलिएशन कर दिया। इसके पहले 2 एरो मिसाइल का इस्तेमाल किया, 2 मिसाइल जो थी वो उसने ऑर्बिट में तोड़ दी, तब तक उसने रिटेलिएट नहीं किया था। अब ये है कि जब ऐसा ड्रोन अंदर आया इसराइल की सॉइल पर कि उनको पता चला कि भाई आगे जाके खतरा होगा, तो ये है कि अब इसराइल को एक बात ऐलान होनी चाहिए कि स्लोली ग्रेजुअली दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है और वाइड स्प्रेड वॉर होगी, ऐसा लग रहा है अभी। तो इसका सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है और न्यूक्लियर से ही बात बनेगी ऐसी बात भी नहीं है। डरा तो सकते हो, लेकिन जैसे न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया एकदम से ज़बरदस्त वॉर हो जाएगी। और इजराइल छोटी लैंड है तो बहुत ही एक टिपिकल सिचुएशन बन गई है। यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक जो रोल है, मैं ये समझता हूँ कि यूएसए को डायरेक्टली इंटरवीन होना चाहिए, पर्टिकुलरली ईरान और हिजबुल्लाह के साथ। वरना अगर इजराइल डील करता है तो उसका मीनिंग अलग लिया जाएगा। तो इजराइल को एज अ पार्ट एंड पार्सल जिसे कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूएसए, इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो अब यूएसए काफ़ी बड़ा रोल कर सकता है इजराइल के लिए एज अ प्रोटेक्टर, जितना हो सके इतना जल्दी, क्योंकि वक्त कम है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से रसिया भी अब अमेरिका के सामने हॉस्टाइल है और रसिया काफ़ी ताकतवर कंट्री है और रसिया अपनी मुस्लिम लॉबी बनाएगा। और मुस्लिम कंट्रीज़ जितना भी फेथ है यूएसए में वो लूज़ करता जा रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि यूएसए जितना स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा इजराइल को, इतना मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो यूएस की एंटी में होगा। तो इसका क्या हाल है अभी तो नज़र में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है। लेकिन अमेरिका को अब बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो इजराइल अपने आप को डिफेंड करे, लेकिन उसको स्टर्न वार्निंग इश्यू करनी पड़ेगी ईरान और हिजबुल्लाह के साथ कि अगर आप ज़्यादा थ्रेटन करते हो तो अमेरिका डायरेक्टली मिलिटरीली इन्वॉल्व हो जाएगा सीधा, और ये फुल एंड फाइनल वॉर होगी। तब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। बस इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू वेरी मच।